यानी कि रेट्स एंड रिटर्न करने लगे हैं। ठीक है, मेरा पर्पस यही रहेगा कि आपको बहुत इजी इस चैप्टर को बना दूं, बट मेरे इजी बनाने का यही पर्पस है कि आप अच्छे से उसे सुनोगे, कॉन्शियसली इसे देखोगे और उसके बाद रिवीजन भी करोगे। ठीक है, और इजी तभी लगेगा जब आप अच्छे से इसे सुन के चलोगे। परफेक्ट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रेट एंड द रिटर्न। मैंने ऑलरेडी इसको, जब मैंने अपने रेस्ट सब्जेक्ट्स करवाए थे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड इनकम, तो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको उसमें भी रिवाइज करवाए थे। अभी फिर से मैं वही चीज़ आपको दोबारा से बताने लगी हूँ, क्योंकि आगे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट जानने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 ऑफ रेट एंड रिटर्न्स। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है। सो रेट ऑफ रिटर्न, मैम आपने बताया था कि हमें इन्वेस्टर ने कितना पैसा लगाया, उस पर कितना कमाया या कितना उसको लॉस हुआ, वो बताता है। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। सो रेट एंड रिटर्न, ठीक है। सो इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया, इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया उस पर उसने कितना कमाया, कितना अर्न किया, या फिर कितना उसने लॉस हुआ। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, देन हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। जब हम किस में करते हैं, परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस करके चलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिटर्न। सो रिटर्न टेल अस कि हाउ मच वी अर्न, एंड रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या बताता है, हाउ अनसर्टेन दैट अर्निंग इज। जितना हमने अर्निंग कमानी है, कमाएंगे, वो कितनी अनसर्टेन है। तो CFA जो है ना हमारा करिकुलम, CFA इंस्टीट्यूट किस पे फोकस करने के बोलता है, वो कहता है कि बच्चों को पता होना चाहिए रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली अब रेट ऑफ रिटर्न का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है बिल्कुल एंडिंग वैल्यू, है ना, एंडिंग वैल्यू माइनस व्हाट, बिगिनिंग वैल्यू, प्लस कोई भी अगर आपको इनकम रिसीव होती है डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग वैल्यू। ई क्या था, ई था स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। ई क्या है, हमने कितने से स्टार्ट किया। ठीक है, ई इज द स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, है ना। बी इज व्हाट, बिगिनिंग वैल्यू। बिगिनिंग वैल्यू मतलब हमने स्टार्टिंग में कितना लगाया। ई इज द एंडिंग वैल्यू, यानी कि इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू ई माइनस बी, एनी इनकम डिवाइडेड बाय बी, वेयर ई इज इन्वेस्टमेंट फाइनल वैल्यू, B is investment, starting investment, B is starting investment, I is कोई भी तरीके की इनकम, किसी भी तरीके की इनकम हो सकती है, डिविडेंड हो सकता है, या फिर कोई भी कूपन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 इन्वेस्ट किए, है ना, 1000 इन्वेस्ट किए, एट द एंड ईयर पे वो हो गए 1100, तो आपने, और डिविडेंड आपको रिसीव हुआ 50, तो एंडिंग वैल्यू इज 1100। लगाया कितना था 1000, डिविडेंड कितना कमाया 50, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू कितनी थी 1000। सो 1100 माइनस 1000, कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर, plus 50 divided by 100, that is your calculator must be giving the return of 15%। चेक करो कहीं मेरा कैलकुलेटर अलग वैल्यू तो नहीं दे रहा, नहीं, है ना। सो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर, मीनिंग क्या है इसका,
मीनिंग क्या है इसका कि इन्वेस्टर अर्नड 15%. दिस 15% इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, सो रिटर्न समझना क्यों जरूरी है. हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा पैसा जो है वो ग्रो करे, हम अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, राइट. पैसा कितना बढ़ा उसको मेजर कैसे करें? तो पैसा कितना बढ़ा उसको हम मेजर करेंगे रिटर्न से. तो रिटर्न इज इक्वल टू व्हाट? रिटर्न हमेशा होता है रिवॉर्ड फॉर वेटिंग प्लस टेकिंग रिस्क, है ना. ओके, डन. तो अभी तक आपको मैंने रेट ऑफ रिटर्न का मतलब समझा दिया कि रिटर्न इन्वेस्टर को अपने लगाए हुए पैसे पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको जब हम परसेंटेज टर्म्स में करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस 15% इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न. परफेक्ट, है ना. यही हमने सीखा, राइट. सो रेट ऑफ रिटर्न को ना आप यहां पे भी लिख सकते हो. रेट ऑफ रिटर्न को लिखो, ऊपर क्या आ रहा था? ऊपर आ रही थी अर्निंग, है ना. तो मतलब अर्निंग हो रही थी, बिगिनिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, डिविडेंड. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? टोटल बेनिफिट. क्या हम बोल सकते हैं टोटल बेनिफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट? यहां लिख लो, रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट ऊपर आएगा हमारे पास टोटल बेनिफिट डिवाइडेड बाय, अगर हम करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना. यस. तो टोटल क्या होता है? टोटल बेनिफिट होता है कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम कैसे हो सकती है? डिविडेंड, कूपन, इंटरेस्ट. प्राइस चेंज को हम क्या बोलते हैं? प्राइस अगर कोई हमारा चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल 1100 एट द एंड था, अभी कितना है? 1 था, मतलब पहले कितना था जब हमने इन्वेस्ट किया था? दैट वाज 1000. तो प्राइस चेंज हो गया ना. मैंने इन्वेस्ट किया था 1000, है कितना अभी? 1100. तो 1100 माइनस 1000 इज 100 रुपया. तो प्राइस चेंज को हम पता है क्या बोलते हैं? प्राइस चेंज इज नथिंग बट द कैपिटल गेन. या फिर अगर एट द एंड वैल्यू एसेट की कम हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमारे स्टॉक की, हमारे बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस. गुड. सो रिटर्न के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. रिटर्न के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते थे. कौन से? इनकम रिटर्न, जैसे कि कैपिटल गेन, है ना. और दूसरा क्या हो गया? कैप इनकम रिटर्न. दूसरा क्या हो गया? कैपिटल गेन रिटर्न. कैपिटल गेन रिटर्न. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई भी अशोक लीलैंड की मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ हमेशा. सो मैंने अशोक लीलैंड को परचेज किया एट 200. ठीक है. एक साल बाद उसका प्राइस जो हो गया वो हो गया 230. सो साल के एंड में, मतलब बिगिनिंग में वैल्यू थी 200 जब मैंने बाय किया, एंड में वैल्यू हो गई उसकी 230 रुपए. और मुझे इसमें डिविडेंड मिला कितना? डिविडेंड सपोजिटली मुझे मिला 10 रुपए, है ना. मैं अगेन ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ. आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें करी हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन आई एम रिपीटिंग ऑल दीज, है ना. सो कैपिटल गेन कितना हुआ? कैपिटल गेन हमेशा इन दोनों के बीच में होगा. सो कैपिटल गेन इज नथिंग बट 230 माइनस 200, दैट इज 30 रुपीज़. मेरे को क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है. और इनकम कितना हुआ है? इनकम हुई है 10.
इनकम कितनी हुई है 10, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, रेट ऑफ रिटर्न निकलता है कैपिटल गेन प्लस इनकम, कैपिटल गेन इज 30 एंड माई इनकम इज 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द बिगिनिंग वैल्यू। जब मैंने अशोक लीलैंड में इन्वेस्ट किया था तो मैंने 200 में भी इन्वेस्ट किया था। मैम 200 में आपने कितने शेयर लिए, तो 200 में मैंने एक ही शेयर लिया, ठीक है। सो 40 अपॉन 200, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 divided by 200 gives 20% return. Yes, 0.20 that is 20% रिटर्न मेरे को मिला। सो 20% का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस बढ़ा, इनकम प्लस प्राइस मतलब डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज दोनों का कंपोनेंट रेट ऑफ रिटर्न में इनकॉर्पोरेट रहता है। अब मैंने इस शेयर को होल्ड किया, साल के स्टार्टिंग में वैल्यू थी 200, है ना, और मैंने पूरे साल उस शेयर को रखा, है ना। सो दैट इज आपने कितने टाइम तक उसे रखा, 1 ईयर तक मैंने रखा। सो इसी को ही हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हैं। हाँ मैम आपने तो फिर से रिवीजन करवा दिया, इसको ही हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। सो व्हाट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज द रिटर्न अर्नड ओवर एक्चुअल टाइम द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का भी सेम ही फॉर्मूला था, क्या होता है, प्राइस 1 मतलब एंडिंग वाला वैल्यू, P0 प्लस CF डिवाइडेड इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, है ना। पीरियड 1, पीरियड कोई भी हो सकता है, 1 महीना में मैं स्टॉक रख सकती हूँ, 1 दिन भी मैं स्टॉक रख सकती हूँ, 4 मिनट भी मैं स्टॉक रख सकती हूँ, 1 दिन के लिए भी स्टॉक रख सकती हूँ, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने भी पीरियड के लिए मैं स्टॉक रख सकती हूँ, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एन्युलाइज्ड करते हैं। क्या करते हैं हम इसको, होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हम क्या करके चलते हैं, एन्युलाइज्ड करके चलते हैं। सो इसी से ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज नोन एज एन्युलाइज्ड रिटर्न। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपका एक बेस रेडी कर रही हूँ। इसी को क्या बोलते हैं हम, एन्युलाइज्ड रिटर्न का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो यूजुअली ना कन्फ्यूजन, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है, जितना भी मैंने थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी दिस कि 20% रिटर्न अच्छा है या नहीं है, कि मैम 40% अगर हमने किसी स्टॉक में रिटर्न निकाला, या 12% रिटर्न निकाला, या 20% हमने रिटर्न निकाला, तो वो अच्छा है या नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट, टाइम पीरियड, है ना। तो अगर 6 मंथ्स में मैंने 10% रिटर्न कमा लिया, एफडी कितना रिटर्न देती है 6 महीने में, 6.75 मैक्सिमम, वैसे 6.75 नहीं देती है, अगर हम 1 या 1.5 साल के लिए उसे रखते हैं तभी वो 6.75 रिटर्न देती है, ये 7% रिटर्न देती है। 6 महीने में कितना परसेंट हमने कमाया, 10% कमाया। क्या ये ज़्यादा है कि कम है, तो एनुअलाइज्ड जब मैं करके चलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 1 प्लस 0.10 2 -1 करो, कितना आता है, 1.10 की पावर 2 -1। क्या ये आपको 21% की रिटर्न दे रहा है? यस, 21 मतलब यहां पर टाइम को अगर हमने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे मैंने कितना टाइम पीरियड लिया, मैंने N 2 ईयर्स कंसीडर किया कि 2 साल में या 6 मंथ्स में, ठीक है, मेरे को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला है, 10% मिला है। तो मैंने इसे एनालाइज, यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइम को इग्नोर, बड़ी मिस्टेक होती है जब हम रिटर्न एनालिसिस करते हैं। रिटर्न एनालिसिस में मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, है ना।
राइट। अब मैंने क्या किया, सपोजली 20% मैंने बोला था, 20% को मैंने स्प्लिट कर दिया इन टू, तो 10% आ गया। मतलब मुझे 6 महीने में कितना मिल रहा है, 10% के अकॉर्डिंगली मैंने कंसिडर कर लिया। जैसे कि 2 साल में मैंने कितना कमाया, 2 साल में मैंने कमाया 20%, है ना। तो मैंने 2 साल में कितना कमाया, ईच ईयर आई अर्नड अराउंड 10%, दैट्स वाई एडेड ओवर हेयर। परफेक्ट, perfect, done. So now next is my arithmetic mean. अभी बस सुनते जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, और लिखते भी जाना। अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज होती है। अरिथमेटिक मीन क्या होती है, सिंपल एवरेज होती है, जितने भी हमने पीरियोडिक रिटर्न्स कमाई होती है उसकी, पीरियोडिक रिटर्न की, ठीक है। जैसे मैंने ईयर 1 में कमाया 30% फ्रॉम द अशोक लीलैंड, ठीक है। और मैंने ईयर 2 में कमाया ओनली -10%, मतलब मेरा स्टॉक की वैल्यू गिर गई, है ना, -10% ही मैंने कमाया। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितने साल कमाया मैंने, 2 साल, इसकी एवरेज 30 माइनस 10 विल बी 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 10%। तो ऑन एन एवरेज मैंने क्या कितना कमाया, 10% कमाया। सो ये बेसिकली अरिथमेटिक रिटर्न, अरिथमेटिक मीन बेसिकली आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता है, ना कि एक्चुअल एक्सपीरियंस। नॉट एक्चुअल एक्सपीरियंस। लगा समझ में, ठीक है। अब और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक में एग्जाम्पल में सेम ही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं। ईयर 1 में कितना किया, ईयर 1 में हमारा 30% रिटर्न था, ईयर 2 में -10% है। अगर हम 30% रिटर्न है तो मैं उसे 1.30 बोल दूं, है ना। 100 में 30% रिटर्न ऐड हो गया, तो मतलब अब मेरी वैल्यू 130 हो गई। और जब मेरे दूसरे साल 10% कम हो गया, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट 100 की थी, उसमें 90 रह गई, है ना। तो 0.90 बोल देती हूँ, है ना। सो 1.30 मल्टीप्लाई बाय, ज्योमेट्रिक मीन में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 0.90 डिवाइडेड बाय हाफ -1। नाउ सॉल्व करो। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है, ज्योमेट्रिक मीन आपको बताता है कि इन्वेस्टर का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा, राइट, एक्चुअली कितनी स्पीड से ग्रो हुआ, दैट्स व्हाई वी यूज मल्टीप्लाई। पैसा कितनी स्पीड से इंक्रीज हुआ, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, वोलेटिलिटी, इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी एक बारी। वोलेटिलिटी हर्ट्स कंपाउंडिंग, वोलेटिलिटी हर्ट्स कंपाउंडिंग, ठीक है। तो हम और ये भी याद रखना, अरिथमेटिक मीन is greater than equal to ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मीन। पहले इसको नोट करो, देन मैं इससे एक्सप्लेन करके चल रही हूं। काइंडली नोट दिस, volatility hurts compounding, I'll explain you.
arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean. Reason, volatility, hertz, कंपाउंडिंग. अब क्योंकि अरिथमेटिक मीन क्या देखता है, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज सी व्हाट, सिंपल एवरेज, वेयर एज ज्योमेट्रिक मीन क्या देखता है, ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल कंपाउंडिंग देखता है. अब मैम हमें तो ये कंपाउंडिंग भी नहीं समझ लग रहा है, धीरे धीरे रुको समझाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी. कंपाउंडिंग इफेक्ट को कैप्चर करता है. जब रिटर्न वॉलेटाइल होती हैं, जब रिटर्न फ्लक्चुएट करती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं, रिटर्न तो है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि इस साल 10% मिला, अगले साल भी 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, ऐसे बढ़ती जाएंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहेंगी, ऊपर नीचे जाती रहेंगी. तो कंपाउंडिंग लॉस होता है. क्या होता है, कंपाउंडिंग लॉस होता है और ज्योमेट्रिक मीन गिर जाता है. ठीक है, वोलेटिलिटी की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से कंपाउंडिंग लॉस होता है. लिखो, ड्यू टू वोलेटिलिटी there is compounding loss. अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या फिर इक्वल होता है बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, ओके. अब सपोजिटली मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मान लो कि हमें अशोक लीलैंड से या फिर टाटा मोटर्स से, चलिए अभी हम टाटा मोटर्स की एग्जांपल ले लेते हैं. टाटा मोटर्स ईयर 1 में उसने रिटर्न दी +50%. ठीक है, और ईयर 2 में, मतलब मेरी यहाँ पे अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो एट द एंड मेरा 150 बन गया होगा, है ना. यस, क्योंकि मेरे को 150% रिटर्न हो गई. ईयर 2 में मेरा -50% इसने रिटर्न दे दिया. अब अगर मैं अरिथमेटिक मीन को काउंट करूं तो एक पहले साल में 50 रिटर्न मिली प्लस की, दूसरे साल में माइनस रिटर्न मिल गई और डिवाइडेड बाय 2 किया तो अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल एवरेज मेरे को 0% रिटर्न आई. 2 सालों की एवरेज मुझे तो क्या आया, 0% इन्वेस्ट, 0% रिटर्न आई. एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कैसे हुई, एक्चुअल में मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे हुई, एक्चुअल में मैंने इन्वेस्ट किया था 100, एट द एंड 50% रिटर्न हो गया तो मेरा वैल्यू कितना रह गया, 150 बन गई, है ना, 150 बन गई. बट अगले साल 150 से मेरी वैल्यू 50% कम हो गई. तो 150 का 50% करो कितना आता है, 150 का मल्टीप्लाई बाय 50% करो. एक्चुअल में 150 में 50% माइनस करते हैं तो मेरी वैल्यू बच जाती है 75. पर अभी एवरेज रिटर्न क्या बता रहा था, एवरेज रिटर्न तो बता रहा था 0 रिटर्न, है ना. तो मेरे पास नेट रिटर्न कितनी कम हुई है, नेट रिटर्न तो 25% ही कम हुई है. नेट रिटर्न कितनी कम हुई है, 25%. अब ये कैसे मैंने निकाली, ये निकाली मैंने 150 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 150, 100, 50% से मेरी वैल्यू कम हुई. अब बिल्कुल एंड पे करो, 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 वैल्यू रह गई, मतलब 100 का जो मेरी 100 इन्वेस्टमेंट थी इन द बिगिनिंग वो लास्ट में कितनी रह गई आफ्टर 2 years, 75. मैंने कितना कैपिटल लॉस किया, मैंने तो कैपिटल लॉस किया 25. मेरा कैपिटल लॉस कितना था, 25. बिल्कुल सही बात है ना. ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन तो मैम आपने बताया था अंडर द रूट करके चलते हैं. अंडर द रूट, पहले साल मेरे को क्या मिला 1.50, दूसरे साल मुझे कितना मिला, लॉस हुआ. लॉस कितना हुआ, वही उतना ही 0.50, 100 का मेरा आधा रह गया, है ना, 100 का आधा रह गया. इसको माइनस करके -1 करो तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है, चेक करो, 13.4% आ रहा है, 13.4% आ रहा है. अब देखो अरिथमेटिक मीन कितना था, मीन था 0%
और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है -13.4%। सो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर ज्योमेट्रिक मीन 0 से नीचे है, नेगेटिव है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन में हम नेगेटिव में जा सकते हैं। द आंसर इज यस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ड्यू टू वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी की वजह से ही डिफरेंस जो है वो कम है। ठीक है, समझे? सो जब रिटर्न्स अनइवन होती हैं, लॉसेस को रिकवर करने के लिए हायर गेन्स चाहिए, है ना। लॉसेस को ऑब्वियसली रिकवर करने के लिए हायर गेन चाहिए, एंड अरिथमेटिक मीन इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, अगर -50% लॉस मुझे रिकवर करने के लिए 100 उसका डबल गेन चाहिए, 100% गेन चाहिए। अरिथमेटिक इज एसिमेट्री, इस एसिमेट्री को कैप्चर नहीं करता। अच्छा, तो इक्वालिटी कब होती है मैम? सो इक्वालिटी होती है जब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के क्या होता है? इक्वल होता है। और ये कब होगा? जब रिटर्न्स क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी, नो वोलेटिलिटी। बट इन रियल लाइफ ऐसा रहता है कि नो वोलेटिलिटी इज देयर, ऊपर नीचे हो ही ना, एक ही शेयर एक ही ऐसे पेस में जाता रहे, नहीं। कभी मतलब हर साल 10% ही इंक्रीज हो, है ना, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो कोई कंपाउंडिंग ही नहीं होगी, अगर कोई कंपाउंडिंग ही नहीं होगी तो कंपाउंडिंग डैमेज ही नहीं होगी, है ना। बिकॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज वोलेटिलिटी रिड्यूस। अब मेरे कहने का सारांश क्या है? मेरे कहने का सारांश यही है सिंपल, कि जो वोलेटिलिटी होती है वो रिड्यूस करती है कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट, और ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, मोर वोलेटिलिटी होगी, तो बिगर गैप होगा बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, है ना। सो मैंने ये बहुत ही प्यार से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब हम जंप करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, अभी मैंने बहुत सी रिटर्न्स आपको एक्सप्लेन करी, क्योंकि इसमें है, चेक करोगे ना आगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हम फिर से वही चीज़ें रिवाइज करने वाले हैं, बट थोड़ा आगे जाके करेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मैं वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन पहले ही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप उस पेस में आ जाओ। ओके, डन। ठीक है, चलिए अब हम इंटरेस्ट रेट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आपको बता दूं, आपका चैप्टर नंबर 2 है इन द क्वांट्स सब्जेक्ट। अभी हम मूव करते हैं इंटरेस्ट रेट और यील्ड। इंटरेस्ट रेट मेजर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल्दो रिस्क डिफरेंसेस Although risk differences in financial securities lead to differences in the equilibrium interest rate. So equilibrium interest rate is required rate of return for a particular investment which the investor demand for lending their fund. Interest rate can be further discount rate or opportunity cost, the value that investor forgoes by choosing the another action. Interest rate is calculated as real risk-free interest rate, inflation premium, risk premium, which includes default risk premium, liquidity premium, maturity premium. The real risk-free rate is the interest rate for risk-free security if no inflation were expected. The inflation premium compensates investment for the expected inflation and reflects the average inflation rate expected over maturity of the debt. Inflation reduces the purchasing power unit of currency. Now let me explain you all these things जो मैंने पढ़ी हैं अभी। ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से सुनकर चलना। अब देखो, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट रेट या फिर यील्ड क्या होता है। तो इंटरेस्ट रेट और यील्ड अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट, यील्ड, है ना। अब पहले यही देख लेते हैं, यही क्या होता है। सो इंटरेस्ट रेट एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मेजर करता है। अच्छा, मतलब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो अगर मेजर होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट होती है। हाँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझो। आज का 100 रुपया फ्यूचर के 100 रुपये से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस और वैल्यूएबल होता है। क्यों?
क्योंकि आज के पैसों को इन्वेस्ट करके हम रिटर्न कमा सकते हैं। इफ़ आई हैव 100 रुपीज़ तो मैं ऐसा कोई शेयर देख लूँगी जिसमें इन्वेस्टमेंट मैं कर सकूँ, या मैं वैसे तो 100 की FD इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर मैं 100 की FD कराती हूँ तो 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो 106.75 होना चाहिए, है ना। 100 मतलब 100 प्लस 6.75 को ऐड कर देंगे तो 106.75 होना चाहिए, मुझे इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि आज के पैसों को हम इन्वेस्ट करके क्या कर रहे हैं, रिटर्न कमा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है कंपनसेशन फॉर टाइम। हमेशा इसको समझ के चलना कि इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द कंपनसेशन फॉर टाइम, ठीक है, प्लस कंपनसेशन ऑफ रिस्क, कंपनसेशन फॉर रिस्क, ठीक है। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट की, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट की, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो टर्म है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। अब मैम ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू, 1 सेकेंड, वेट वेट वेट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर्स मांग के चलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इन्वेस्टर अपना पैसा तभी देगा जब उसे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि 6.75 मिनिमम मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इन्वेस्ट ऑब्वियसली अगर मैं आपको पैसा तभी दूंगी ना जब आप मुझे मिनिमम तो मिनिमम इतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोगे। सो इस मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट, या हम इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या हम क्या बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अगर मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं किसी और जगह का रिटर्न सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अगर मैं सपोजिटली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मतलब मैं FD का रिटर्न या FD का से जितना मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, है ना। सो इंटरेस्ट रेट का हमेशा ध्यान रखना। CFA में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो R इज ऑलवेज इक्वल टू रियल रिस्क माइनस फ्री रेट। हमेशा ध्यान रखना CFA में कभी फॉर्मूलाइज नहीं पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। रियल रिस्क माइनस फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, यही पढ़ा था ना अभी हमने, प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम, प्लस रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम के अंदर क्या था, रिस्क प्रीमियम के अंदर था हमारे पास डिफॉल्ट, रिस्क प्रीमियम के अंदर क्या था हमारे पास, डिफॉल्ट, लिक्विडिटी एंड मैच्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब मैंने आपको बोला रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट। सो व्हाट इज रियल रिस्क फ्री रिटर्न। जैसे FD में हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या कोई रिस्क होता है, नहीं। रिटर्न जो इन्वेस्टर तब चाहेगा जब ना इन्फ्लेशन हो ना कोई रिस्क हो, ठीक है। प्योर रियल रिस्क फ्री कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि इट इज प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, परचेजिंग पावर को ये चीज़ इग्नोर करती है इकोनॉमी का, दिस इज द बेसिक रेट, ओके। सोचो एक परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ प्राइजेस चेंज ही नहीं कभी होते, वहाँ इन्वेस्टर का मिनिमम डिमांड क्या होगा, जहाँ रेट चेंज नहीं होता तो मिनिमम रेट मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जहाँ पे इंडिया में जैसे कि बहुत इन्फ्लेशन है ना, तो मेरे को चाहिए कि मुझे इतनी रिटर्न तो मिले कि वो उस इन्फ्लेशन को मैं क्या कर सकूँ, बीट कर सकूँ, मैं उस इन्फ्लेशन को क्या कर सकूँ, बीट कर सकूँ, ठीक है, ओके है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम नाउ। तो इन्फ्लेशन भी
इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के लिए कंपनसेशन। जो इन्फ्लेशन हो रही है, सपोजली मुझे पता है कि महंगाई जो है वो 6% 10% से बढ़ेगी या 13% से बढ़ेगी, तो उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ तो। आज अगर मैं तुम्हें 100 मिल रहा है तो 1 साल के बाद मुझे वो आज अगर कोई चीज़ मुझे 100 में मिल रही है तो 1 साल के बाद वो चीज़ मुझे 106 में मिलेगी, राइट। इसीलिए इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि मुझे कम से कम जितना इन्फ्लेशन है उतना तो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, ठीक है। अब आता है रिस्क प्रीमियम। व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम में आती हैं 3 चीज़ें, डिफॉल्ट, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी। तो देखो, मैंने तुम्हें पैसा दिया, हो सकता है कि तुम मेरा पैसा लेके भाग जाओ, है ना। अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तो भागूंगा नहीं, राइट। तो उसका भी मेरे को क्या करना होता है, मतलब रिस्क दैट बोरोवर पैसा वापस ना करे, है ना। जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का रिस्क उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मैं डिमांड करूँगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, लो रिस्क होता है, तो लॉ डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, तो इसीलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, उतना ही कम होता है। बट कॉरपोरेट बॉन्ड्स में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है ना, हायर डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। डन। देन वी कम टूवर्ड्स लिक्विडिटी रिस्क। सो रिस्क प्रीमियम इज़ नथिंग, डिफ़ॉल्ट की वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये हमने फिक्स्ड इनकम में बहुत अच्छे से किया था, है ना। लिक्विडिटी रिस्क क्या होती है? लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट को जल्दी कैश में कन्वर्ट करने पर कितना लॉस या कितना रिस्क हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड शेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं। रियल एस्टेट क्या होता है? ऑब्वियसली लेस लिक्विड होता है, हमने ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी पढ़ा था। सो लेस लिक्विडिटी का मतलब है अगर लेस लिक्विड है कोई इन्वेस्टमेंट तो मैं हायर लिक्विडिटी प्रीमियम एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। देन देर इज व्हाट, मेच्योरिटी प्रीमियम। सो अगर लॉन्गर मेच्योरिटी, अगर बॉन्ड की मेच्योरिटी लॉन्गर पीरियड के लिए है, लंबे समय के लिए है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, है ना। तो जो शॉर्ट टर्म होते हैं बॉन्ड्स वो स्टेबल रहते हैं। सो ऑब्वियसली विद द लॉन्गर मेच्योरिटी मेरा हायर मेच्योरिटी प्रीमियम रहेगा, आई विल डिमांड मोर रिस्क प्रीमियम अगर लॉन्गर मेच्योरिटी है। अगर शॉर्टर मेच्योरिटी है तो वो यूजुअली स्टेबल रहते हैं, तो मैं उसके लिए थोड़ा कम मेच्योरिटी प्रीमियम जो है वो एक्सपेक्ट करूँगा। क्लियर है। अब जैसे ही नॉमिनल वर्ड आता है ना तो उसके साथ रियल वर्ड आता है ना, उसके साथ नॉमिनल वर्ड को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ नॉमिनल रिस्क फ्री रेट? यहीं पे लिख के चलो, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, RF इज रिस्क फ्री, ठीक है। सो नॉमिनल रिस्क फ्री इज नॉमिनल रिस्क माइनस फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू व्हाट? रिस्क फ्री इज इक्वल टू रियल रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। सो नॉमिनल रेट में हमेशा ध्यान रखना इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। नॉमिनल रेट में ऑलवेज इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, ठीक है। ओके। सो अभी अगर मैं बात करूं, इसको साइड पे अपने स्टिकी नोट्स पे लिख देना, मैंने आपको बताया हुआ है ना, जब भी आप मेरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ उसमें स्टिकी नोट्स लगने बहुत ही कंपलसरी है। चलिए, सो अगर हम बात करें ट्रेजरी बॉन्ड की वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड वर्सेस द कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो ट्रेजरी बॉन्ड में हमेशा ये ध्यान रखना रियल रिस्क फ्री प्लस इन्फ्लेशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रियल रिस्क फ्री, इन्फ्लेशन। मैंने अभी बताया ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर मोर रिस्की,
प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स में डिफॉल्ट रिस्क नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और कॉरपोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट भी ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, मैच्योरिटी रिस्क भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिटर्न भी क्या देते हैं, ज़्यादा, क्योंकि उनमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, डिफॉल्ट कंपोनेंट ज़्यादा, लिक्विडिटी कंपोनेंट ज़्यादा, मैच्योरिटी रिस्क प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई। ठीक है, सो अगर हम बात करें 5 इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है, मैच्योरिटी, लिक्विडिटी, डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर ध्यान रखना सेम मैच्योरिटी है, लो लिक्विडिटी है, लो लिक्विडिटी है तो हायर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सेम मैच्योरिटी है, हाई डिफॉल्ट रिस्क है, तब भी हाई इंटरेस्ट रहेगा। अगर लॉन्गर मैच्योरिटी है, हायर इंटरेस्ट रेट है, अगर लॉन्गर मैच्योरिटी है तब भी क्या लगेगा, हायर इंटरेस्ट रेट लगेगा। सो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज टाइम की वजह से होता है, ड्यू टू टाइम। ठीक है, ड्यू टू टाइम एंड रिस्क। सो इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन टाइम, लॉन्गर मैच्योरिटी लॉन्गर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर हाई डिफॉल्ट हो सकता है, चांसेस है, तो भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। अगर लॉन्गर मैच्योरिटी है तब भी, अगर रिस्क ज़्यादा है तब भी हम क्या करके चलते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके चलते हैं। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इंटरेस्ट रेट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इंटरेस्ट में या तो टाइम लगता है, इन्फ्लेशन और रिस्क। अगर हायर रिस्क है तो ऑब्वियसली हाई द रिस्क, हाई विल बी द रिटर्न, हायर रिक्वायर्ड रिटर्न होगी, हायर रिटर्न होगी। ठीक है, अब इसको रीड करो एक बार, ये आपको समझ लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, वैसे मैंने आगे वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, लो डिफॉल्ट रिस्क इसी के साथ ही, बट इसको एक बार ही रीड मार लो। ठीक है, सो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कंपनसेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ पैसा देने का चार्ज नहीं होता है, ये कंपनसेट करके चलता है टाइम को और इन्फ्लेशन को और रिस्क को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट यील्ड क्या होता है, सो इंटरेस्ट रेट और यील्ड मेजर करता है हाउ मच रिटर्न अ इन्वेस्टर डिमांड्स फॉर पोस्टपोनिंग द कंजम्पशन। क्यों मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँ, क्यों मैं ये वाला सेक्रीफाइस करके तुम्हारे में इन्वेस्ट करूँ, क्यों मैं ये पैसा खुद ना कंज्यूम करूँ, मैं तुम्हें दूँ फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्यों मैं पैसा खुद ना कंज्यूम करूँ, क्यों मैं थाईलैंड ना घूमने जाऊँ और उसकी जगह पे मैं
एफडी करा लूँ, है ना। तो मैं ये चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, थाईलैंड की ट्रिप सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वाई, बिकॉज आई वॉन्ट रिटर्न। सिंपल। इन्वेस्टर आज ऑब्वियसली कभी कंज्यूम नहीं करता है या फिर कभी यूज़ नहीं करता है वो मनी, वो फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होता है, ठीक है। इस सेक्रीफाइस के बदले मेरे को क्या चाहिए होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज मुझे रिटर्न चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर मैं आज सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और मैं कल को जाकर खरीदूंगा या कल को जाके मैं वो पैसा बढ़ जाएगा तब चले जाऊंगा, तो वो टाइम वैल्यू का बेस यहीं से ही निकल के चलता है। डिफरेंसेस इन रिस्क इज ड्यू टू द अनसर्टिनिटी दैट इज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट से की वजह से, ठीक है। जैसे कि और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट में हमने क्या पढ़ा कि वी वांट सम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम तो होना ही चाहिए, और उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह जो हमें अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में चाहिए होते हैं, ठीक है। सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्वल नहीं होती, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, सिंपल, है ना। सो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर। तो ये मिनिमम रिटर्न होता है, फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द एफडी बिकॉज ऑफ द जीरो रिस्क, ठीक है। इससे कम मिला तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, अगर एफडी से मुझे कम मिला तो, इससे ज़्यादा मिला तो मैं तो खुशी खुशी इन्वेस्ट कर दूंगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो मैंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन किया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट एज अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स इन वन एसेट इंस्टेड ऑफ अनदर एसेट। अगर मैं एफडी में 6.75% कमा सकती हूँ, तो शेयर में इन्वेस्ट करने से मुझे कम से कम 6.75 तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। सो फिर मैंने आपको आर को एक्सप्लेन कर दिया कि आर में मतलब रेट ऑफ रिटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिफॉल्ट रिस्क होता है, लिक्विडिटी होता है, प्रीमियम होता है, मैच्योरिटी प्रीमियम होता है, इन्फ्लेशन का कंपोनेंट ऐड होना चाहिए, रिस्क फ्री तो मुझे कम से कम मिलना ही चाहिए, मुझे 6.75 तो मिलना ही चाहिए, इन्फ्लेशन का कुछ प्रीमियम मिलना चाहिए, रिस्क प्रीमियम का कुछ कंपोनेंट मिलना चाहिए, तभी मेरा रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है, ठीक है। सो रिस्क फ्री रेट एक इकोनॉमी का बेस रेट होता है, इतने तो मुझे कम से कम मिलना ही है, राइट। और इन्फ्लेशन प्रीमियम कंपनसेट करता है कि मैं आज मेरी परचेजिंग पावर कुछ और है, कल को परचेजिंग पावर कुछ और हो जाएगी। आज जो चीज़ मुझे 100 की मिल रही है, कल मुझे वो चीज़ 100 की नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, पहले मुझे 30,000 पर 10 ग्राम मिल रहा था, अब मुझे वही चीज़ 1,40,000 1,50,000 के आसपास मिलेगी, है ना। सेम मनी में कम गुड्स हो जाएंगे। सो सिंपल, अगर हम गोल्ड की टर्म देखो, CFA स्टूडेंट्स हो तो मुझे लगता है गोल्ड टर्म्स में तो अच्छे से सीख ही सकते हो, है ना। शेयर्स तो हमारे फिर भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, गोल्ड का रिटर्न तो हमने काफ़ी साल से विटनेस किया है कि इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो रिस्क प्रीमियम जो है वो कंपनसेट करके चलता है अनसर्टिनिटी को, ध्यान रखना ये, ठीक है। देन डिफ़ॉल्ट रिस्क, वो रिस्क होता है जो बोरोवर टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मतलब बोरोवर पैसा नहीं दे पाएगा, दैट्स वाई उस रिस्क का कंपोनेंट हम ऐड करके चलते हैं, ताकि बोरोवर अगर डिले करे तो या फिर पार्शियल पेमेंट कर दे तो रिस्क तो है ना, है ना। सो हायर अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क होगा देन हायर इंटरेस्ट रेट वुड बी डिमांडेड। यही मैंने एक्सप्लेन किया था, रिस्क दैट प्रोबेबिलिटी बोरोवर विल नॉट रीपे द अग्रीड अमाउंट, लो डिफॉल्ट रिस्क तो लो रिस्क प्रीमियम होगा। अगर लेस लिक्विडिटी है, जैसे लेस लिक्विडिटी किस केस में होती है, प्रॉपर्टी में, तो हाई लिक्विडिटी प्रीमियम तो मुझे मिलना ही चाहिए। शेयर्स में क्या होती है, हाई लिक्विडिटी, प्रॉपर्टी में क्या होती है, लो लिक्विडिटी, है ना। तो लोअर लिक्विडिटी का मतलब है मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, तभी प्रॉपर्टी में हम कहते हैं ना करोड़ में इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए ताकि हमें अच्छे खासा रिटर्न मिले। देन बिकम्स द maturity risk. So maturity risk reflects price volatility ड्यू टू लॉन्गर मेच्योरिटी। अगर लॉन्गर द मेच्योरिटी होगी तो हाई रिस्क प्रीमियम वुड बी एक्सपेक्टेड, अगर शॉर्टर मेच्योरिटी होगी तो लो मेच्योरिटी रिस्क वुड बी डिमांडेड। ओके, नैया मैम हमें समझ आ चुका है, अगर फिर भी नहीं समझ लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। देन कम्स नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में ऑब्वियसली ऑलरेडी इट इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन,
है ना। सो इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑलवेज इंक्लूड होता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि नॉमिनल रेट हमेशा इन्फ्लेशन के साथ कोटेड होता है। ट्रेजरी बॉन्ड में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है प्लस कुछ इन्फ्लेशन का प्रीमियम होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क फ्री भी होता है, इन्फ्लेशन का प्रीमियम भी होता है, बट रिस्क प्रीमियम भी होता है। रिस्क प्रीमियम इज ड्यू टू मेच्योरिटी, ड्यू टू डिफॉल्ट रिस्क, है ना, इनका भी कंपोनेंट आता है। सो ट्रेजरी बॉन्ड्स आर ऑलवेज गवर्नमेंट बैक्ड, ये हमने फिक्स्ड इनकम में पढ़ा था, गवर्नमेंट बैक्ड रहते हैं, राइट। तो इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क जो होता है वो कम, डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़ीरो के बराबर होता है, ओके। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट डॉम्स बोल रही हूँ, अरे भाई। सो कॉरपोरेट बॉन्ड्स में कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, लिक्विडिटी कम हो सकती है, मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स का रिटर्न भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसको एक बार देखो, इन टेबल बिलो 5 इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस आर गिवन। सो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 साल के लिए है, मैच्योरिटी 2 साल, पहली इन्वेस्टमेंट है जो 2 साल की मैच्योरिटी है, लिक्विडिटी बहुत हाई है और डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या है, लो है। तो अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क लो है बट मैच्योरिटी भी क्या है, ठीक ठाक है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है, 2% है। बट अगर मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैच्योरिटी क्या है, देखो सेम है ना, लिक्विडिटी लो है, डिफ़ॉल्ट रिस्क भी लो है, बट क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, दूसरी है, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है ना। अब थर्ड इन्वेस्टमेंट नंबर थर्ड, मेरी मैच्योरिटी क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्या थी, हाई थी, मतलब मैं इजीली उसे कैश करा सकता हूँ, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट क्या था, लो था। यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी क्या है, लो है, स्लाइट लो है, तो मैं स्लाइट इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दूंगा। सिमिलरली थर्ड इन्वेस्टमेंट पे मेरी मेच्योरिटी बहुत ही बढ़ गई, इंक्रीज होगी तो मेरा इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना ही चाहिए, है ना। और लिक्विडिटी मेरी लो है और ये भी डिफॉल्ट रिस्क भी लो है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिमिलरली मतलब रेट ऑफ रिटर्न कैन बी 3%, आर इज 3, ठीक है। देन फोर्थ इन्वेस्टमेंट है, फोर्थ इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी भी क्या है, हाई है, बट डिफॉल्ट रिस्क लो है, तो देखो मेरा स्लाइड चेंज हो गया 4%। इसमें फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरी मेच्योरिटी क्या है, और बढ़ गई, मतलब उस पिछले से तो सेम है, बट मेरी लिक्विडिटी क्या है, लो है, मेरा डिफॉल्ट रिस्क भी क्या है, हाई है, तो आई एम पेइंग मोर प्रीमियम, मोर इंटरेस्ट रेट प्रीमियम। सिंपल, बन गई बात, ठीक है। इतना समझ लग गया, लगा कि नहीं लगा, लग गया है ना, ऐसे मत बोलो यार नहीं लगा, मैंने पूरी जी जान लगा दिया आपको समझाने में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकती मैम। चलिए सो अब क्वेश्चंस पे आते हैं एंड देन इसे सॉल्व करके चलते हैं। परफेक्ट। सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट 1 एंड द इन्वेस्टमेंट 2। देखा था, आपको भी दिखाया था, ऐसा तो मत बोलिए आप, ठीक है, कि मैच्योरिटी यूजुअली सेम थी इन, बट लिक्विडिटी का कंपोनेंट चेंज था, है ना। सो इन्वेस्टमेंट 2 इज आइडेंटिकल टू इन्वेस्टमेंट 1 एक्सेप्ट फॉर द लोअर लिक्विडिटी। जो डिफरेंस है इन द इंटरेस्ट रेट बिटवीन इन्वेस्टमेंट 2 एंड इन्वेस्टमेंट 1 इज ड्यू टू द, कौन सा प्रीमियम है, कौन सा प्रीमियम है, लिक्विडिटी प्रीमियम, इट्स ऑलवेज ड्यू टू द लिक्विडिटी प्रीमियम। तो इसको हाईलाइट करो, इज ड्यू टू द लिक्विडिटी प्रीमियम, ठीक है। दोनों इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम है, सेम मेच्योरिटी है, सेम डिफॉल्ट रिस्क है, सेम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज लिक्विडिटी का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 में लिक्विडिटी कम है, जल्दी कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो इन्वेस्टर बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, उस एक्स्ट्रा रिटर्न की वजह से ही इज़ आस्किंग फॉर द लिक्विडिटी प्रीमियम। तो लो लिक्विडिटी का मतलब है, लो लिक्विडिटी का मतलब है हायर रिस्क प्रीमियम, रिस्क रिटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करो अफेक्टिंग ऑल द सिक्योरिटी, ठीक है। ये बेसिकली थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है,
अब ये हम ध्यान रखना, सपोजिटली डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम के निकालने के लिए हमारे पास सेम मैच्योरिटी होनी चाहिए, सेम लिक्विडिटी होनी चाहिए, बट डिफरेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो बट डिफरेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब आते हैं पीछे, अब इसको हम थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेते हैं। अब क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत खलेरा डाल के रखती हूँ मैं। खलेरा समझते हो? बहुत से बच्चे होंगे जिनको खलेरे का मतलब नहीं पता। मैं बहुत गंदा बंदा कर देती हूँ चीज़ों को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। तो मुझे ऐसे, जब मैं पढ़ती थी तब भी मुझे ऐसे गंदा गंदा करने की आदत थी। मैम हमें एक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखो इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सुनना तो फिर भी पड़ेगा। चलिए, हो गया है। और कितनी सफाई चाहिए तुम लोगों को? मैम हमने तो बोला ही नहीं, हम तो इसमें भी ओके थे, आपने ही कर दिया। चलो, बेसिकली हमें करेक्ट इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करनी है। मैच्योरिटी देखो सबकी सेम है, 8 वाली हम देख के चलते हैं, ठीक है। इसको पहले करने दो। हम्म, होता है, होता है। चलो, सो बेसिकली मैच्योरिटी क्या है? 8 है। मैच्योरिटी क्या है? 8 है, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क चाहिए था। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट रिस्क डिफरेंट है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क ये है। यहाँ पे तीनों में डिफ़ॉल्ट रिस्क सेम था, तो हमें तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। सेम मैच्योरिटी होनी चाहिए, सेम लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी सेम नहीं थी तो हमने इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया, लास्ट के लिया, क्योंकि सेम डिफरेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क है इसीलिए, ठीक है। सो मैच्योरिटी इज़ बेसिकली 8, मैच्योरिटी इज़ बेसिकली 8, ठीक है। लिक्विडिटी इज़ बेसिकली हाई, और डिफ़ॉल्ट रिस्क इज़ बेसिकली लो, and the interest rate is basically 4%. In the investment 5, the maturity is 8, liquidity is low, default risk is very high, and the interest premium is 6.5. तो हमने सिंपल कैसे निकालेंगे? 6.5 माइनस 4%, कितना आया? 2.5%, ठीक है। बट ये प्योर डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है, ठीक है, नॉट प्योर डिफ़ॉल्ट रिस्क, ओके। अब हमें इसी में ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, अर्लियर में हम देखते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम कितना है। देखो लिक्विडिटी यहाँ पे क्या थी? लिक्विडिटी यहाँ पे हाई थी, यहाँ पे लो है, तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 2%। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रीमियम क्या था? ड्यू टू लिक्विडिटी प्रीमियम द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज्ड 2.5 ना, तो 2.5 माइनस 2, तो ये आ गया 0.5, हमारे पास आ गया लिक्विडिटी प्रीमियम, ठीक है। क्योंकि इसमें हाई लिक्विडिटी है और इसमें क्या है? लो लिक्विडिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विडिटी प्रीमियम को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख के चल रहे हैं, लिक्विडिटी रिस्क नहीं होना चाहिए, लिक्विडिटी नहीं होना चाहिए, ये प्योर डिफ़ॉल्ट रिस्क ही हमें निकाल रहे हैं। तो 2.5 माइनस 0.5 कर देंगे, दैट इज़ फॉर लिक्विडिटी प्रीमियम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2%। डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम इज़ 2%, रिप्रेजेंटिंग कंपनसेशन फॉर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू एस्टिमेट द डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम आइडेंटिफाई 2 इन्वेस्टमेंट दैट हैव सेम मैच्योरिटी। मैंने वही बता दिया आपको। 0.5% इज दिस, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इज 2.5%, 5.5% इज ऑफ द लिक्विडिटी प्रीमियम। दिस इम्प्लाइज, वो कैलकुलेशन है कि इन्वेस्टमेंट 5 जो है कंटेनिंग द हाई डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्लियर है? डन। Let's jump to next question. Question number 3. Calculate upper and lower limit for the unknown interest rate for investment 3 and R
3। सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें रेंज, दिस इज बेसिकली रेंज बेस्ड CFA क्वेश्चन, ठीक है। रेंज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नंबर नहीं हमें बताया है, ठीक है। सो इसने हमें कौन सा बोला है, इन्वेस्टमेंट 3 एंड R3 वाला, बेसिकली R3 वाला, लेट्स मूव टू वर्ड्स दैट R3 है ना, और ये क्या बोल रहा था, उसके पीछे वाला, ठीक है। सो कंपेयर इन्वेस्टमेंट 3, वहाँ पे ही लिख दो, कंपेयर इन्वेस्टमेंट 3 विद द इन्वेस्टमेंट 2, कंपेयर, अच्छा लिखा तो हुआ है, कंपेयर इन्वेस्टमेंट 3 विद द शुड हैव हायर मेच्योरिटी प्रीमियम, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 2। सो यहाँ पे लिख दूँ मैं, अभी ग्रीन से कर रहे थे तो ग्रीन नहीं करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट 3 एंड इन्वेस्टमेंट 2 में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 में हमारे पास प्रीमियम का कुछ कंपोनेंट था, चलिए अब हम वही निकाल लेते हैं अपना, इन्वेस्टमेंट 3 एंड इन्वेस्टमेंट 2 को हमें कंपैरिजन करने चलना है। सो इन्वेस्टमेंट 3 में हमारे पास सेम लिक्विडिटी है, लो लो लिख देते हैं यहाँ पर, सेम लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट 3, सेम लिक्विडिटी एज इन्वेस्टमेंट 2, ठीक है। डिफॉल्ट रिस्क देख लेते हैं, सेम डिफॉल्ट रिस्क है भाई, सेम डिफॉल्ट रिस्क एज इन्वेस्टमेंट 2। मेच्योरिटी देखें, बट लॉन्गर मेच्योरिटी है रे बाबा, बट लॉन्गर मेच्योरिटी, and due to longer maturity, high maturity premium should be there, ठीक है। इसीलिए R3 मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5, आंसर इज यस। मैंने आपको वैसे तो पहले एक्सप्लेन कर दिया था, R3 मस्ट बी ग्रेटर देन द R2 2.5%। तो लोअर लिमिट की आ गई हमारे पास 2.5%, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट 3 को एंड इन्वेस्टमेंट 4 को। सो इन्वेस्टमेंट 4 में देखते हैं मैच्योरिटी क्या है, सेम है, पर लॉन्ग इन, अच्छा इसमें देखना था ना 3 एंड 4 को, इन्वेस्टमेंट 4 में लॉन्गर मैच्योरिटी है, लिक्विडिटी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट 4 में हाई लिक्विडिटी है, अच्छा हाई लिक्विडिटी मतलब कि लेस रिस्क प्रीमियम वुड बी देयर, ओके डन। डिफॉल्ट रिस्क भी क्या है, लो है, सेम डिफॉल्ट रिस्क। इन्वेस्टमेंट 4 का इंटरेस्ट रेट क्या है, 4% है, और अगर इसी का कंपैरिजन हम इन्वेस्टमेंट 3 के साथ करें तो ऑब्वियसली अगर लॉन्गर मैच्योरिटी है तो इसमें लेस है, यहाँ पे लेस लिक्विडिटी है और लेस ही शॉर्टर मैच्योरिटी है, ठीक है। सो लिक्विडिटी पुश क्या करती है, रिटर्न को
अब शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, पुल रिटर्न डाउन, यही हमारी कॉन्सेप्ट लाइन थी, है ना। और इसीलिए बिकॉज इन्वेस्टमेंट 3 हैज lower liquidity than investment 4 but shorter maturity than investment 4, तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? लेस देन 4.5। कैसे? 4% तो इसका रिटर्न है, प्लस लगेगा 0.5%। 0.5% किस लिए है? क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम है। इसमें लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी है तो मतलब लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं होगा ना इन्वेस्टमेंट 4 पे, और इसमें क्या है? लेस लिक्विड है। लेस लिक्विड है तो लिक्विडिटी प्रीमियम ऐड होना चाहिए। लिक्विडिटी प्रीमियम हमने पहले ही देख लिया था, लिक्विडिटी प्रीमियम कितना था? 0.5%। तो 0.5% हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया 4 में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए? लेस देन 4.5% होना चाहिए। सो लोअर बैंड क्या है? 2.5%, अपर बैंड क्या है? 4.5%, ठीक है। सो CFA एग्जाम्स यूजुअली आपको रिस्क को कंपेयर करना सिखाते हैं, ठीक है। आपको रेंज जो होनी चाहिए वो जस्टिफाई करने आनी चाहिए। आप 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपको इतना वो लगेगा नहीं कि यार मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं लग रहा। आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये समझ लगना शुरू हो जाएगा, राइट। अब मैंने वैसे तो आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी एक्सप्लेन कर दी है, बट मुझे लगता है कि आज के लिए इतना टॉपिक इनफ है। रिवाइज दिस मच एंड गेट बैक टुमारो। हम आगे का टॉपिक ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दें। थैंक यू सो मच। गुड बाय माय डियर CFA फ्रेंड्स।